एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग और डोमान से, जो कि रूम के बाहर कचरा फेंकने के लिए आए थे। तभी जैंग नाम की एक लेडी उनके सामने आती है और डोमान को ग्रीट करती है। जैंग को अपने सामने देखकर डोमान थोड़ा सा शॉक में थी। वो सॉन्ग को उसके अपार्टमेंट में जाने को बोलती है और सॉन्ग के जाते ही डोमान जैंग को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है। यहाँ में पता चलता है कि असल में जैंग डूमान की मॉम है, पर 10 साल पहले वो डूमान को छोड़कर चली गई थी। लेकिन इस टाइम पर डूमान इतने सालों बाद अपनी मॉम को देखकर खुश थी। जैंग भी उसका हालचाल पूछती है और अपनी बेटी को डॉक्टर बनता हुआ देखकर वो भी खुश थी। पर अचानक से जैंग डूमान से थोड़े पैसे मांगती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन है। इस टाइम पर उसके पास ना कोई जॉब है और ना ही सेविंग्स, और कोई ऐसा भी नहीं है जिससे वो हेल्प मांग सके। अपनी मॉम से ये सुनकर डूमान टूट जाती है। उसने तो सोचा था कि इतने सालों बाद उसकी मॉम उसे देखने के लिए आई है, उसकी तरह वो भी उसे मिस करती होंगी, लेकिन वो तो यहाँ पर अपने फायदे के लिए आई है। 10 साल पहले जब वो उसे छोड़कर गई थी, तब भी वो सेल्फिश वुमेन थी और आज भी वो वैसे ही है। जैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे मजबूरी में छोड़कर गई थी। उसके फादर का अफेयर चल रहा था, तो वो उनके साथ भला कैसे रहती। लेकिन डूमान इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो जैंग को अपने घर से निकल जाने को बोलती है। जैंग को भी समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को क्या बोले, इसीलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डूमान के अपार्टमेंट के पास ही सॉन्ग का अपार्टमेंट था, इसीलिए उसे उनकी सभी बातें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद जब उसे डूमान की रूम का डोर खोला हुआ सुनाई देता है, तब वो बाहर आता है, जहाँ उसे डूमान रोते हुए नजर आती है। वो फिर एक पार्क में उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ डूमान उसे अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी मॉम जब उसे 10 साल पहले छोड़कर गई थी, तब वो बहुत छोटी थी। हर टाइम वो अपने फादर से अपनी मॉम के बारे में पूछती रहती थी, उनको याद करके रोती थी। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई, तब उसे अपने फादर से पता चला कि उसकी मॉम का किसी और पर्सन के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर उस पर्सन के पास चली गई। पर आज उसकी मॉम उसे बोल रही है कि उसके फादर का किसी और लड़की के साथ अफेयर था, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर गई थी। अपने पेरेंट्स की बातों में वो अब कंफ्यूज हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऊपर से उसे लगा कि उसकी मॉम उसे मिस करती होंगी, इसीलिए वो उसे देखने के लिए आई है, लेकिन वो तो सिर्फ पैसों के लिए उससे मिलने आई थी। उसी पार्क में एक टॉय वेंडिंग मशीन थी, जिसे देखकर डूमान को अपनी चाइल्डहुड की बातें याद आती हैं। उस टाइम पर उसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी और उसे उस टॉय वेंडिंग मशीन में खेलकर एक टॉय जीतना था, पर उनके पास इन चीज़ों में खर्चा करने के पैसे नहीं थे। तब उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके बर्थडे पर वो उसे कुछ पैसे देगी और वो इस वेंडिंग मशीन से तब खेल पाएगी। पर उसके बर्थडे से पहले ही उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर आज तक पैसे होने के बाद भी उसने इस वेंडिंग मशीन में खेलने के बारे में नहीं सोचा। डूमान की ये बातें सुनकर सॉन्ग उसे समझाता है कि भले ही उसकी मॉम उसे छोड़कर गई हो, वजह चाहे कुछ भी हो, पर डूमान को उनकी केयर करनी चाहिए। फिर डूमान को कुछ पैसे देकर टॉय वेंडिंग मशीन में खेलकर एक टॉय लाने को कहता है। अगर वो टॉय ला पाई तो वो अपनी मॉम से बात करेगी, और अगर टॉय नहीं ला पाई तो उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर डूमान पैसे तो लेती है, लेकिन वो वेंडिंग मशीन के पास से बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन के पास जाकर उन पैसों से एक कोका कोला खरीदती है, क्योंकि उसे अपनी मॉम से बात नहीं करनी थी। और ये टॉय वेंडिंग मशीनों से उसकी माँ की याद दिलाती है, इसीलिए वो वहाँ पर खेलना भी नहीं चाहती। ऊपर से जिस चीज़ को वो इजीली नहीं पा सकती है, उसके लिए वो कोशिश करके खुद को अनलकी नहीं मानना चाहती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद उन सबकी यूनिवर्सिटी का 4th ईयर भी खत्म होने वाला था। इस टाइम पर चैन और उसके रूममेट्स बहुत ही ज़्यादा सैड थे। 4 सालों तक ये हॉस्टल का रूम उनके घर जैसा था। वो सब एक फैमिली की तरह रहे और अब कुछ दिनों बाद वो सभी अलग अलग रास्ते बढ़ जाएंगे। ऐसी अब थोड़ी बहुत बात करने के बाद सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो साल में एक बार तो ज़रूर मिलेंगे ही। अगले दिन उनका ग्रेजुएशन डे था और फोटोशूट के लिए चेन जियांग का वेट कर रही थी, पर जियांग इन दिनों अपनी वेबसाइट के काम से इतना बिजी था कि चेन को उम्मीद ही नहीं थी कि वो उसके ग्रेजुएशन के दिन आ पाएगा। पर जब हेमू उनके ग्रुप का फोटो खींचने वाला था, तभी जियांग पीछे से आकर चेन को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उसके ग्रेजुएशन के लिए चेयर अप करने लगता है। अचानक जियांग को अपने स्पेशल दिन पर देखकर उसे काफ़ी खुशी थी। फिर हेमू उन सभी की एक परफेक्ट ग्रेजुएशन फोटो लेता है। अब जियांग ने चेन का दिन तो स्पेशल बना दिया था, पर वो खुद अपनी वेबसाइट को लेकर परेशान था। तभी मिस्टर काई टीम के साथ जियांग के पास आते हैं। उन्होंने जियांग को हेल्प करने का डिसाइड कर लिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने जूनियर को हेल्प करने का मतलब खुद को डाउन करना नहीं होता।
था, बल्कि एक न्यू इन्वेंशन को टीम के जरिए दुनिया को सामने लाना और खुद का भी नाम बनाना है। फिर जियांग की टीम मिस्टर काई की टीम के साथ मिलकर वेबसाइट की परफेक्ट लॉन्चिंग के काम में लग जाते हैं, जिसमें मिस्टर काई बहुत ही मेहनत करते हैं और अब वो खुद भी टी कॉफ़ी बनाकर अपने जूनियर्स को देते थे। उनकी मेहनत भी रंग लाती है और वो लोग डिसाइड किए हुए डेट पर ही वेबसाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं, जिसके लिए जियांग अपनी टीम के साथ मिस्टर काई और उनकी टीम को भी थैंक यू बोलता है और उन्हें भी सक्सेसफुल लॉन्चिंग का फुल क्रेडिट देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन अपने साथ वांडाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ऑफिस के प्रोजेक्ट लीडर मिस्टर गोंग को लेकर आते हैं, जो कि जियांग से उनकी मुलाकात करवाते हैं। मिस्टर गोंग जियांग की यांगुई वेबसाइट से काफ़ी इम्प्रेस थे, इसलिए वो जियांग को उनकी कंपनी में काम करने को ऑफर देते हैं। हालांकि उनकी कंपनी और मिस्टर सेन की कंपनी एक ही थी, पर मिस्टर गोंग बड़े लेवल पर चीज़ों को संभालते थे और वो जियांग की वेबसाइट को और भी बेटर वर्जन बनाना चाहते थे। साथ ही उनकी कंपनी में जॉब करने से जियांग को बेटर सैलरी और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर इन सब के लिए जियांग को परमानेंटली सिटी के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद रात को जियांग चेंग के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ पर जियांग ये सारी बातें उसे बताता है। उसे जॉब ऑफर हाथ से नहीं जाने देना था। उसके जैसे बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है वहाँ पर काम करने का, और उसे तो कंपनी ने सामने से ये ऑफर दिया है, पर वो चैन से भी दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि जिंग सिटी में जॉब करने के बाद जियांग को वहाँ पर 3 साल के लिए परमानेंटली शिफ्ट होना पड़ेगा और चैन तो वुहान में मास्टर डिग्री करेगी। पर चैन उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करने को बोलती है। वो उसके सक्सेस के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी, और भले ही वो कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, उनका प्यार कभी भी कम नहीं होगा। अगले दिन फिर चैन जियांग के साथ जिंग सिटी जाती है, क्योंकि उसे होंडाओ कंपनी के हेडक्वार्टर ऑफिस में मिस्टर गोंग ने मीटिंग के लिए बुलाया था। चैन वहाँ पर ऑफिस के लॉबी में ही जियांग का वेट कर रही थी और जियांग मिस्टर गोंग से मिलने अंदर आता है। वहाँ पर मिस्टर गोंग और उनके एम्प्लॉयज़ जियांग को उनका बिजनेस स्ट्रक्चर, उनकी वेबसाइट के फ्यूचर प्लान समझाते हैं। इन सब की वजह से जियांग को बहुत ही लेट हो गया था और चैन बाहर उसके लिए वेट कर रही थी। फाइनली जियांग उसके पास आता है और खुशी से उसकी मीटिंग के बारे में उसे बताता है, जो इसकी बातें सुनकर चैन भी खुश थी और उसे दूर होने की बात सोचकर थोड़ा इमोशनल भी होती है। अब क्योंकि वो लोग जिंग सिटी में थे, तो उनकी वहाँ पर रह रहे स्कूल फ्रेंड से मिलना तो बनता था ना, इसीलिए एक प्लान बनाकर चैन और जियांग एक रेस्टोरेंट में सोंग और डूमान से मिलते हैं। वहाँ पर वो लोग खुशी खुशी अपने लंच को एंजॉय करने लगते हैं और बीच में डूमान उनसे उनकी शादी के प्लान के बारे में पूछती है, जो बात सुनकर वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और एक दूसरे को रोमांटिकली खाना खिलाने लग जाते हैं। रात को फिर चैन डूमान के अपार्टमेंट में ही रुकती है और जियांग सोंग के अपार्टमेंट में। इस बीच चैन डूमान से उसके और सोंग के रिलेशन के बारे में पूछती है, पर डूमान बस सोंग को अपना दोस्त बताती है और उनके बीच हुए केस के बारे में चैन को नहीं बताती। दूसरी तरफ जियांग भी सेम क्वेश्चन सोंग से पूछता है। उसके मुताबिक डेस्टिनी खुद डूमान और सोंग को मिलाना चाहती है। पहले स्कूल उन्होंने साथ में किया, फिर कॉलेज साथ में, और अब एक ही हॉस्पिटल में दोनों इंटर्नशिप कर रहे थे। ऊपर से उनका अपार्टमेंट भी एक ही जगह पर था। ये सब सुनकर सोंग तो जियांग की पिटाई करने वाला था। दोनों के बीच नोकझोंक चली रही थी। फिर जियांग वांडाओ कंपनी में जॉब करने के बारे में सोंग को बताता है। यहाँ से उसे ये जॉब हाथ से नहीं जाने देना था। इस जॉब के जरिए वो फ्यूचर में चैन और अपनी मॉम को एक अच्छी लाइफ दे सकता है, पर उसे टेंशन है तो चैन की कि कहीं वो उससे दूर होकर दुखी ना रहे और उनके रिलेशन को लेकर इनसिक्योर फील ना करे। पर सोंग उसे समझाता है कि चैन एक समझदार लड़की है, वो हमेशा के लिए तो अलग नहीं हो रहे हैं ना, और अगर उसे जिंग सिटी में जॉब करना है तो वो उसके साथ इसी अपार्टमेंट में रह सकता है, जिसके लिए जियांग भी मान जाता है। वहीं चैन और डोमान भी जियांग के जॉब के बारे में बात कर रहे थे। चैन तो यहाँ पर उसकी जॉब को लेकर बहुत ही खुश थी। वो उसे सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहती थी, भले ही आज से पहले वो और जियांग कभी भी अलग नहीं हुए हो, लेकिन वो इस वजह से जियांग के सपनों को नहीं टूटने देगी। इसलिए वो भी चाहती है कि जियांग ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ले। ये सब बातें करने के बाद चैन और जियांग सो जाते हैं। उनके सोते ही डूमान और सोंग एक दूसरे को मैसेज करके दोनों तरफ का हालचाल पूछते हैं, और सोने से पहले डूमान अपनी मॉम जैंग को 25,000 युआन भेज देती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी मॉम का मैसेज आया था कि वो हमेशा डूमान को खुश देखना चाहती है, और सोंग ने भी उसे समझाया था कि उसे अपनी मॉम की केयर करनी चाहिए, भले ही वो कैसी भी हो। इसीलिए डूमान अपनी तरफ से बेटी होने का फर्ज निभाती है। अगले दिन फिर चैन और जियांग वापस से वुहान आ गए थे, जहाँ आते ही चैन जियांग का सामान पैक करने लग जाती है,
क्योंकि जल्दी उसे ड्रिंक सिटी जाकर कंपनी ज्वाइन करनी थी। यहाँ पर चैन को उसका सामान पैक करता हुआ देखकर जियांग को अपने पेरेंट्स की याद आती है। उसके फादर जब ट्रांसफ़र होकर दूसरी सिटी जा रहे थे तब लास्ट टाइम उसने अपनी मॉम को उसके फादर का बैग पैक करते हुए देखा था, और आज अपने फादर की जगह वो ट्रांसफ़र हो रहा है और उसकी मॉम की जगह चैन उसका बैग पैक कर रही है। ये सब देखकर जियांग इतना इमोशनल हो जाता है कि वो चैन को हक करके सो जाता है। कुछ दिनों बाद अब जियांग परमानेंटली ड्रिंक सिटी में शिफ्ट हो चुका था और अब वो सॉन्ग के साथ एक ही अपार्टमेंट शेयर करता है। जियांग के साथ साथ उसकी टीम में फैनली और फोयुंग को भी हुआनडाओ कंपनी में जॉब मिल चुकी थी। ये तीनों अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर उन्हें मिस्टर गोंग से पता चलता है कि वो इस वेबसाइट पर ई बुक और न्यू बुक्स को भी सेल करना चाहते हैं, जो कि उनकी वेबसाइट का ओरिजिनल थीम है ही नहीं। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट बनाने के बारे में सोच रही है, पर इस चेंज के बाद जियांग का वेबसाइट पहले जैसा नहीं रहेगा। उसका वेबसाइट ओल्ड बुक्स की मेमोरी को कैरी करता है। कस्टमर्स को कम रेट में ओल्ड बुक्स और नोट्स मिलते हैं। इसलिए मीटिंग खत्म करने के बाद ये सब बातें कर रहे थे। मिस्टर गोंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बदलना नहीं चाहता। तब मिस्टर गोंग उसे एक लास्ट चांस देते हैं कि 1 महीने में वो कोई ऐसा आइडिया लेकर आए जिससे कि इस वेबसाइट के जरिए उनकी कंपनी को प्रॉफिट भी हो और जियांग के तरीके को बदलना भी ना पड़े। अगर जियांग अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं कर पाया तो वो इस जॉब को छोड़ दे। जियांग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फैनली और फोयोंग को जॉब खोने का डर था, पर वो लोग एक टीम थे, इसलिए वो जियांग का पूरा साथ देते हैं। दूसरी तरफ चैन का मास्टर डिग्री का कोर्स शुरू हो चुका था, साथ ही वो प्रोफेसर के अंडर फार्मासिस्ट का इंटर्नशिप भी कर रही थी। यहाँ पर चैन का सीनियर गाओ उसे वहाँ पर देखकर खुश नहीं था, क्योंकि अब जो भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा उसमें चैन को ही क्रेडिट मिलेगा। उसी दिन चैन लाइब्रेरी में टियान से मिलती है, जहाँ पर टियान उसे इग्नोर करने से मना करता है, क्योंकि अब वो दोनों ही प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप कर रहे थे। उनको एक ही टीम में काम करना है, तो पहले की बातें सोचकर चैन उसके सामने अनकंफर्टेबल फील ना करे। पर चैन यहाँ पर पहले की बात भूल चुकी थी और अभी वो टियान को एक दोस्त की तरह ही मान रही थी। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो कि चैन से कॉल पर बात कर रहा था। यहाँ पर जियांग उसे कंपनी में हो रही सभी बातें बताता है। तब चैन उसे मोटिवेट करके बोलती है कि वो वेबसाइट उसकी है, तो वहाँ पर चेंजेस होगा या फिर नहीं वो जियांग के हिसाब से ही होने चाहिए। वेबसाइट का जो ओरिजिनल थीम है वही उसे बनाकर रखनी चाहिए। उसे जियांग पर पूरा भरोसा है कि वो कंपनी को अपने आइडिया के लिए कन्विंस करवा लेगा। चैन से ऐसी मोटिवेशन पाकर जियांग को बहुत ही हिम्मत मिलती है, पर जब उसे चैन और टियान की एक ही लैब में होने की बात पता चलती है तो उसे थोड़ा सा जेलसी फील हो रहा था, लेकिन वो चैन के सामने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद हम चैन को लैब में देखते हैं, जहाँ पर उनका सीनियर गाओ उससे बहुत काम करवा रहा था। बिना किसी कंप्लेन के चैन सब कुछ कर भी रही थी, पर जब वो चैन को उसके पीएचडी की थीसिस लिखने को बोलता है तो चैन वो करने से मना कर देती है, क्योंकि पीएचडी गाओ कर रहा था और थीसिस लिखने का काम उसका है। ये काम उनके इंटर्नशिप और लैब से ज़रूरी नहीं है, तो चैन भला उसे क्यों करे। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। तब टियान बीच में आकर उनका झगड़ा रोकता है। यहाँ पर टियान गाओ की थीसिस खुद लिखने की बात कहता है ताकि गाओ चैन को परेशान ना करे, पर गाओ टियान पर भी गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है, क्योंकि वो चैन की साइड ले रहा था। यहाँ पर चैन को समझ में आ गया था कि एडल्टहुड में फ्यूचर में जाकर उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इस पॉइंट पर चैन और जियांग अपने करियर में बहुत ही बिजी थे। ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी दोनों किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल कर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बात तो करते थे। एक दिन तो जियांग उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजता है, जिनमें उसका फोटो प्रिंट था, ताकि चैन हमेशा उसे अपने पास फील कर सके। काम की वजह से धीरे धीरे उन दोनों का बात करना काफी कम हो गया था, क्योंकि जब चैन कॉल करती तब जियांग बिजी होता था और जब जियांग कॉल करता था तब चैन बिजी होती थी, और उनकी बात भी सिर्फ 1-2 मिनट की होती थी। फिर भी दोनों एक दूसरे के प्यार को भूले नहीं थे और एक दूसरे को काफी मिस भी कर रहे थे। दूसरी तरफ हम डोमान को देखते हैं, जिसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि उसकी मॉम उसके दिए हुए पैसों से गलत काम कर रही थी। कुछ देर बाद डोमान पार्क में सॉन्ग से मिलकर उसे सारी बातें बताती हैं कि उसने अपनी सेविंग्स उन्हें दी थी, लेकिन वो हमेशा की तरह गलत रास्ते पर ही निकल गई। अब उसे पूरे यकीन है कि अफेयर उसके फादर का नहीं बल्कि उसकी मॉम का ही चल रहा था, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। वो हमेशा से झूठी थी और अभी वो ही उसे झूठ बोल रही है। सॉन्ग उसे समझाता है कि अगर उन्होंने फिर से डोमान को धोखा दिया है तो इसमें लॉस उनका ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का भरोसा खोया है। जिसके बाद वो वेंडिंग मशीन में खेलने के लिए डोमान को पैसे देता है, पर डोमान खेलना नहीं चाहती।
लेकिन जब वो सॉन्ग को वेंडिंग मशीन से खेलता हुआ देखती हैं तो वो भी गेम में पार्ट ले लेती हैं। वहाँ पर वो थोड़ा ट्राई करने के बाद एक टॉय जीत जाती हैं। उस टॉय को जीत कर डूमान खुशी से डांस करने लग जाती हैं और डूमान को आज से पहले हमने कभी भी इतना खुश नहीं देखा था। साथ ही अब सॉन्ग और डूमान में एक केमिस्ट्री भी डेवलप हो रही थी। दोनों की पसंद एक जैसी थी, दोनों एक ही मिडिल क्लास की दुनिया से थे, इसीलिए दोनों को किसी एक्सपेंसिव चीज़ों का लालच भी नहीं था। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट थे। इधर चैन की हालत काफ़ी ख़राब दिख रही थी। इस टाइम पर उसे जियांग की काफ़ी कमी महसूस हो रही थी। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो अपने काम में बिजी था। जियांग ने अपनी वेबसाइट के लिए एक प्लान सोच लिया था कि जिन भी यूजर्स ने सबसे ज़्यादा उनकी वेबसाइट को यूज़ किया है वो उनसे बात करेगा या फिर मिलेगा और उनसे उनकी वेबसाइट को लेकर कुछ सजेशन मांगेगा। वेबसाइट की ओल्ड बुक्स की वजह से उनकी कैसे हेल्प हुई ये भी उनसे जानने का ट्राई करेगा। कुछ यूजर्स की लिस्ट तो फैनली और फुयंग ने बना ली थी लेकिन अभी भी बहुत रात हो गई थी। इस टाइम पर वो किसी को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन दोनों को घर भेज देता है रेस्ट करने के लिए। अगले दिन फिर जियांग चैन को कॉल करते हैं। थोड़ी बात करने के बाद चैन उसे अपनी खराब हेल्थ के बारे में बताने वाली थी कि तभी जियांग फिर से काम में बिजी हो जाता है और उसका कॉल कट कर देता है। यहाँ पर चैन को काफ़ी स्टमक पेन हो रहा था पर वो फिर भी लैब में अपना काम करने के लिए जाती है, पर वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लकीली उस टाइम पर टियान लैब में ही था। वो चैन को बेहोश होता हुआ देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ जियांग फुयंग को लाइट मैसेंजर नाम की एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा उनकी वेबसाइट को यूज़ किया था। लंच टाइम में फ्री होकर जियांग फिर चैन को कॉल करता है पर उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फाइनली कुछ देर बाद जियांग उसे वीडियो कॉल पर बात करता है जहाँ वो चैन को हॉस्पिटल में देखकर शॉक था। तब चैन उसे अपने स्टमक पेन के बारे में बताती हैं पर वो बिल्कुल ठीक थी। तभी टियान चैन को खाना देने के लिए आता है। वो तो चैन को हॉस्टल भी छोड़ने के लिए जाना चाहता था पर चैन उसे घर भेज देती है। यहाँ पर जियांग टियान को उसके साथ देखकर जेलस हो रहा था। ऊपर से उसे जब पता चलता है कि टियान ने ही चैन को हॉस्पिटल पहुँचाया है तो जियांग काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि इस टाइम पर उसे चैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी। इसीलिए वो तुरंत ही चैन के पास वहाँ जाने का डिसाइड करता है लेकिन इस टाइम पर कोई भी ट्रेन नहीं मिल रही थी तो जियांग ड्राइविंग लाइसेंस से कार बुक करके खुद ड्राइव करके चैन के पास जाने का डिसाइड करता है। भले ही कल उसे अपनी वेबसाइट की आइडिया के लिए मीटिंग सबमिट करने का लास्ट डे हो पर उसके लिए उसके करियर से ज़्यादा चैन इंपॉर्टेंट थी। जिसके बाद वो सॉन्ग से बाय बोलकर वन के लिए निकल जाता है। इधर चैन जब हॉस्पिटल से हॉस्टल जाने वाली थी तो उसे हॉस्पिटल की लॉबी में टियान दिखाई देता है जो कि उसी का वेट कर रहा था। चैन उसे समझाती है कि वो अभी ठीक है और वो खुद से हॉस्टल जा सकती है पर टियान को उसकी फिक्र हो रही थी इसलिए वो उसे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। उसी टाइम जियांग वहाँ पर आता है और दोनों को साथ में देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था पर चैन यहाँ पर जियांग को नहीं देख पाती और हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं। उसके जाने के बाद टियान और जियांग का आमना सामना होता है। यहाँ पर जियांग टियान को चैन से दूर रहने के लिए बोलता है। वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो चैन का ध्यान रख सकता है भले वो कितना भी दूर हो और चैन टियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर टियान के मुताबिक जियांग चैन का बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है। उसे अपनी जॉब के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी कोई खबर नहीं रहती, इसीलिए अगर वो चैन की केयर कर रहा है तो इस मामले में कुछ बोलने का जियांग का हक नहीं बनता। ये बोलकर टियान वहाँ से चला जाता है। इधर चैन को उसके सीनियर गांव का कॉल आता है जो कि उसे कल टोंगलिंग सिटी जाने के लिए रेडी रहने को बोलता है पर बीमार होने की वजह से चैन को अभी भी कमजोरी फील हो रही थी इसीलिए वो गाँव से 2 दिन का टाइम मांगती है पर गाँव उसकी जगह पर किसी और को ले जाकर रिसर्च का क्रेडिट देने की बात करता है। इस बात से चैन उस पर गुस्सा होती है क्योंकि रिसर्च में पूरी मेहनत उसकी है तो वो उसकी जगह पर किसी और को कैसे क्रेडिट देगा। ऊपर से गाँव की गलती है कि उसने लास्ट मोमेंट पर ये रिसर्च ट्रिप ऑर्गेनाइज की है लेकिन गाँव उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उसका काम भी बिगाड़ सकता था इसीलिए चैन ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती हैं। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है जो उसे हॉस्टल के बाहर आने को बोल रहा था। ये सुनकर चैन बहुत ज़्यादा खुश होती है और बाहर जाकर जियांग से मिलती है पर चैन को पता था कि जियांग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो इस तरीके से तो जियांग से नहीं मिलना चाहती थी। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है जहाँ पर जियांग टियान को लेकर चैन पर गुस्सा करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा लड़का उठाए, वो भी एक ऐसा लड़का जो कि चैन को पसंद करता हो। पर चैन तो उसे पसंद नहीं करती थी ना, और जियांग कैसे उस पर शक कर सकता है? क्या उनका प्यार बस यहीं तक है? वो तो सबसे पहले उसे ही अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती थी पर जियांग के पास टाइम ही नहीं था। काम तो वो भी
करती है और काफ़ी थक जाती हैं, लेकिन वो फिर भी जियांग से बात करने के लिए वेट करती हैं। यहाँ पर आज पहली बार था कि दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। तभी जियांग को फुइंग का कॉल आता है, जो उसे लाइट मैसेंजर यूजर आईडी का एड्रेस देती है, जो कि इस टाइम पर वुहान में ही था। चेन फिर जियांग को मीटिंग अटेंड करने के लिए वापस जाने को बोलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर इमोशनल हो रहे थे। कुछ देर बाद फिर जियांग उसी लाइट मैसेंजर यूजर से मिलने के लिए वुहान के एक फॉरेस्ट एरिया में जाता है। यहाँ पर वो यूजर खुद जियांग से मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि चाइल्डहुड से वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। उसे बस एस्ट्रोनॉट्स और साइंस की बुक पढ़ना और टेलीस्कोप से स्टार देखना पसंद है, पर एस्ट्रोनॉमी की बुक बहुत ही कॉस्टली होती थी। तब एक दिन उसे जियांग की वेबसाइट पर एस्ट्रोनॉमी की कई सारी ओल्ड बुक्स मिली, वो भी काफ़ी लो प्राइस में। वहाँ पे उसे उसके जैसे सेम इंटरेस्ट वाले दोस्त भी मिले, जिनके साथ वो उस वेबसाइट के जरिए मिला और बुक्स भी एक्सचेंज की। उसकी वेबसाइट ने उसे उसकी बुक्स की काफ़ी नॉलेज दी और उसे दोस्त भी दिए जो कि उसके पास पहले नहीं थे। यांग वो वेबसाइट ने उसे लाइफ खुलकर जीने का एक मौका दिया है। उस यूज़र की बातें सुनकर जियांग को काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम उसे एक आइडिया तो मिल गया था कि अब उसे अपनी वेबसाइट के लिए क्या करना है। फिर जियांग वापस से कंपनी जाने वाला था, तभी उसे न्यूज़ में टोंगलिंग विलेज की तरफ हैवी रेनफॉल और टाइफून आने की न्यूज़ मिलती है और चेन वहीं पर रिसर्च ट्रिप के लिए गई थी। ऊपर से उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। तब जियांग हेमू सेटियान का नंबर लेकर उसे कॉल करके चेन के इस रिजॉर्ट में रुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर फुइंग को कॉल करके उसके बिना ही मीटिंग शुरू करने के लिए बोलता है। अपना आइडिया भी बताकर उसे मीटिंग में सबमिट करने के लिए कहता है। फिर वो चेन को ढूंढने के लिए टोंगलिंग विलेज निकल जाता है। वहीं गांव फॉरेस्ट में रिसर्च की जगह पर अपनी कुछ फोटोज लेकर सारा काम चेन के ऊपर डालकर वापस से रिजॉर्ट चला जाता है। पर जब चेन वहां पर अकेले रिसर्च कर रही थी, तभी तेज बारिश होने लग जाती है। वो अपना सामान लेकर एक जगह पर बैठ जाती है। इधर गांव को एक विलेजर से पता चलता है कि बारिश के टाइम माउंटेन के फॉरेस्ट में और भी खतरा बढ़ जाता है और कभी कभी वहां पर लाइटिंग भी गिर जाती है। ये सब सुनकर भी वो चेन को ढूंढने के लिए नहीं जाता और बिना किसी फिक्र के अपने रूम में ही रहता है। कुछ देर बाद वहां पर जियांग आता है, जो कि उसे चेन के बारे में पूछता है। अब भी गांव को चेन की कोई भी फिक्र नहीं हो रही थी। ऊपर से वो जियांग से भी आर्ग्यूमेंट कर रहा था, जो देखकर जियांग तो उस पर हाथ भी उठाने वाला था। पर इस टाइम पर चेन को ढूंढना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो माउंटेन एरिया के फॉरेस्ट में अकेले ही चेन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे चेन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। इस टाइम पर वो खुद को अपनी मॉम की जगह और चेन को उसके फादर की जगह पर फील कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह उसके फादर फॉरेस्ट की आग में हमेशा के लिए खो गए, अब वो चेन को भी खो दे। पर लकीली चेन उसी टाइम पीछे से आकर उसे टच करती है। चेन को फाइनली सेफ देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है। कुछ देर बाद में दोनों चेन के कैंप के पास में बैठे हुए थे। चेन उसे चाय देती है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ पर चेन उसे थोड़ी सी ऐश देती है। ये ऐश फॉरेस्ट में आग लगने की बात की थी और ये ऐश बहुत सालों बाद फिर से मिट्टी में बन जाती है। चेन ने जियांग को इसीलिए दिया था ताकि जब ये ऐश एक दिन फिर से मिट्टी बन जाए, तब जियांग समझ ले कि उसके फादर को न्यू लाइफ मिल चुकी है। इन एशेस को पाकर जियांग काफ़ी इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो चेन से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। चेन भी उसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी, भले उनके बीच कितना भी झगड़ा हो, लेकिन वो कभी भी अलग नहीं होंगे, उल्टा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेंगे। दोनों अब एक दूसरे से दूर रहकर अकेला तो फील कर रहे थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चेन को हमेशा वन सिटी अपना दूसरा घर लगता था, पर जब से जियांग उससे दूर हो गया था, उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो जियांग से हमेशा प्यार करती रहेगी, क्योंकि एक अकेला जियांग ही है जिसकी वजह से वो अपनी बातों को भूलकर यहाँ पर रह पाई, दोस्त बना पाई। उसने हमेशा हर चीज़ में साथ दिया। जियांग को भी कभी कभी फील होता है कि इस जॉब ने उसे पैसा और सक्सेस तो दिया, पर चैन उससे दूर हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि इन सब के बीच उन्हें अकेले में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम मिल गया। इसके बाद जियांग और चैन दोनों फॉरेस्ट में वॉक कर रहे थे। ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पर जियांग के फादर की आग में जलकर मौत हुई थी। उस फॉरेस्ट को देखकर जियांग काफ़ी इमोशनल फील करता है। हवा की वजह से जब इन ट्रीज में हलचल होती है, तब वो समझ जाता है कि उसके फादर उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ फुइंग और फैनली जियांग की आइडिया को फॉलो करके एक प्लान बनाकर कंपनी की अथॉरिटीज़ के सामने रखते हैं। जियांग का प्लान था यांग वो वेबसाइट के सेकेंड हैंड बुक्स नॉलेज के साथ साथ बुक ओनर की मेमोरी और उसकी पर्सनालिटी को भी कैरी करती है। उसने जब यांग वो वेबसाइट पहली बार ओपन किया था, तो उसमें उसके क्लासमेट्स के नोट्स
और उनकी स्कूल बुक को पब्लिश किया गया था। उन बुक्स में उनके स्कूल की और उनके दोस्तों की बहुत सारी मेमोरीज थी। उन बुक में जो वो लोग छोटे छोटे मैसेजेस लिखते थे वो उनकी फ्रेंडशिप की निशानी होती है। उसने सोचा था कि बुक्स के जरिए दोस्ती सिर्फ उसके स्कूल के क्लासमेट्स ही निभा रहे हैं, पर आज उसे अपनी यांगो वेबसाइट के एक यूज़र से पता चला कि उसने उनकी वेबसाइट से सिर्फ बुक्स की नॉलेज ही नहीं बल्कि उन बुक्स के जरिए सच्चे दोस्त भी हासिल किए हैं। इसीलिए उसकी वेबसाइट सिर्फ ओल्ड बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ट्रू फ्रेंड्स देने का भी काम करती है, जो चीज़ न्यू बुक्स और ई बुक्स के जरिए नहीं हो सकती है। इसीलिए इस यांगो वेबसाइट की ओरिजिनलिटी को चेंज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जियांग का ये प्लान फुइंग और फानले कंपनी अथॉरिटीज़ के सामने रख तो देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब जियांग ऑफिस आकर उन दोनों से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसका प्लान अप्रूव नहीं हुआ है। कंपनी की अथॉरिटीज़ के मुताबिक उनको यांगो वेबसाइट के जरिए प्रॉफिट कमाना है। उन्होंने कंपनी चैरिटी के लिए थोड़ी खोली है और ओल्ड बुक्स के जरिए कस्टमर्स को दोस्तों से मिलवाकर उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। साथ ही उसे फुयुंग से खबर मिलती है कि उसे पहले से इस कंपनी में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। वो तो बस जियांग की हेल्प करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ऊपर से उसे पहले से पता था कि कंपनी जियांग के प्लान को अप्रूव नहीं करेगी। उन्हें सिर्फ पैसों और प्रॉफिट से मतलब है। वो उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने उनको कुछ भी नहीं बताया। इस बात पर फैनली थोड़ा सा फुइंग से नाराज होता है कि अगर वो उन्हें पहले ही कंपनी के डिसीजन के बारे में बता देती तो वो लोग दिन रात इस प्लान को बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन जियांग फुइंग से नाराज नहीं था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। अगर वो नहीं होती तो उसे कुछ दिन के लिए ही सही चाइना के इतने बड़े कंपनी में काम करने का मौका नहीं मिलता, ना ही उसे अपनी वेबसाइट की खासियत के बारे में पता चलता। जियांग तो फैनली को भी इसी कंपनी में रुकने के लिए बोलता है, पर फैनली ने वेबसाइट की रिस्पेक्ट के लिए कंपनी के अथॉरिटीज़ के साथ बुरी तरीके से झगड़ा कर लिया था। इसीलिए उसे तो जॉब पर नहीं रखा जाएगा और ना ही वो ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहता है जो कि लोगों के इमोशंस को ना समझे। यहाँ पर जियांग को मिस्टर गोंग की तरफ से ऑफर तो दिया गया था कि अगर वो कंपनी की बात मानकर यांग वो वेबसाइट में चेंजेस करेगा तो उसकी जॉब बच जाएगी, पर जियांग अपनी वेबसाइट की ओरिजिनलिटी को कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए जियांग और फैनली तो जॉब छोड़ देते हैं। जाने से पहले फुइंग इन्हें आगे की लाइफ के लिए बेस्ट विशेष देती है। दूसरी तरफ कॉलेज में गाउन के ग्रुप के नए एक्सपेरिमेंट को क्लास और प्रोफेसर के सामने प्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट प्रेजेंटेशन को समझाने में बार बार गलती कर रहा था। तब प्रोफेसर चेन से एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते हैं। चेन उन्हें उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बिना कोई पेपर देखे ही बता देती है। तब प्रोफेसर समझ जाते हैं कि गाउन ने इस एक्सपेरिमेंट में खुद से कुछ भी नहीं किया है। चेन से इस बारे में पूछने पर वो ही प्रोफेसर को बता देती है कि ये एक्सपेरिमेंट उसने और टियान ने अपनी मेहनत से किया है और गांव ने इसके अंदर उनकी ज़रा भी मदद नहीं की थी, इसलिए उन्हें एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है। ये बात जानकर प्रोफेसर गांव को सबके सामने बहुत डांट लगाने लग जाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का पूरा क्रेडिट चेन और टियान को देते हैं। जिसके बाद चेन एक्सपेरिमेंट को सबके सामने प्रेजेंट करती हैं। अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद चेन ये सारी बात जियांग को कॉल करके बताती है। फाइनली गांव को सबक मिल चुका था, इसीलिए चेन तो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी चेन नोटिस करती है कि जियांग उसके सामने खड़ा है। अब वो भागकर उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। फिर जियांग उसी कंपनी में हुई सारी बातें बताता है। साथ ही उसने डिसाइड किया था कि अब से वो और फैनली दोनों मिलकर यांगो वेबसाइट को संभालेंगे और वही उनका काम होगा। चेन भी उसके इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश थी। कम से कम उसे अब कंपनी के प्रेशर में नहीं रहना होगा और वो उसके पास ही रहेगा। साथ ही चेन को पता चलता है कि जियांग ने उसी अपार्टमेंट को फिर से रेंट पर ले लिया है जिसे उन दोनों ने मिलकर सेटअप किया था। तो चेन भी उसके साथ लिव-इन में रहने का डिसाइड करती है। अलग अलग रहने से अच्छा तो यही है कि दोनों साथ में रहे। जियांग भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो दोनों अब करीब 1 साल से दूर थे और अब अगर एक साथ रहेंगे तो उनको टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कुछ देर बाद चेन फिर अपना सामान लेकर जियांग के अपार्टमेंट आती हैं और अपना सामान अनपैक करने लग जाती हैं। उनमें ज़्यादातर सामान जियांग का दिया हुआ गिफ्ट था, जिसे देखकर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर चेन नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन जब वो नहा रही थी तभी बिल्डिंग का पावर कट हो जाता है। जियांग उसके लिए बाथरूम में कैंडल लेकर जाता है और चेन उसे वहीं थोड़ी देर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अंधेरे में डर लग रहा था। तब जियांग बाथरूम में उसका वेट करने लग जाता है। कुछ देर बाद दोनों लिविंग रूम में टाइम स्पेंड करते हुए बातें करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग का रियल नेम शीची था, लेकिन शीची का मीनिंग ड्रिफ्टिंग होता है, इसीलिए उसकी मॉम ने उसका नाम चेंज करके जियांग रख दिया, जिसका मतलब है शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड रेन।
उसकी मॉम चाहती थी कि जियांग कहीं भी जाए उसे घर की कमी फील ना हो, इसीलिए उन्होंने उसका ये नाम रख दिया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करते हैं। ऐसे ही अब कुछ मंथ्स बीत जाते हैं और जब जियांग और चैन अपने होम टाउन जाते हैं, आज उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड के साथ उसी लाइब्रेरी कैफे में रियूनियन प्लान किया था जहाँ पर वो लोग स्कूल टाइम पर जाते थे। वहीं पर चैन और जियांग को उनके स्कूल की कुछ क्लासमेट्स मिलती हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी और वो लोग उनकी शादी में आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वैसे तो उन दोनों ने अपनी शादी के लिए कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि जब भी शादी होगी तो वो स्कूल और कॉलेज के सभी अपने क्लासमेट्स को बुलाएंगे। उनके जाने के बाद वहाँ पर सॉन्ग, डूमान और सिंजी आते हैं। सिंजी ने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया था और उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी। सॉन्ग और डूमान अब भी एक साथ इंटर्नशिप कर रहे थे। उसी टाइम लीटियन वहाँ पर आकर उन्हें ज्वाइन करता है। वो लोग अब बैठकर बात कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद शी भी वहाँ पर आकर उन्हें ज्वाइन करती है। शी को इतने सालों बाद देखकर सॉन्ग को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पर दोनों कपल थे और क्योंकि दोनों क्लासमेट्स भी रह चुके हैं, इसीलिए अब दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त की तरह ग्रीट करते हैं। यहाँ पर शी उन सभी को अपने न्यू बुक की लॉन्चिंग के बारे में बताती हैं। 1 साल बाद उसकी फर्स्ट बुक पब्लिश होने वाली थी। साथ ही उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक आर्टिस्ट है। दोनों पहली बार एक आर्ट एग्जीबिशन में मिले थे। फाइनली शी को एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिला था जिसकी हॉबी उससे मैच करती थी और लीटियन की भी यहाँ पर एंगेजमेंट हो चुकी थी। लड़की उसके फादर की पसंद की थी और ये एक अरेंज मैरिज होने वाली थी, पर लड़की के साथ उसकी वाइफ मैच होती है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। फाइनली अब लीटियन को भी उसका प्यार मिल चुका था। उसने एंगेजमेंट तो सीक्रेटली की थी, लेकिन वो शादी में उन सभी को बुलाने वाला था। फिर वो सभी डूमान और सॉन्ग को उनके रिश्ते के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन अब भी दोनों को यही कहना था कि वो सिर्फ दोस्त है और इंटर्नशिप कर रहे हैं। पर यहाँ पर चैन और जियांग की एक्सप्रेशन से हमें पता चल चुका था कि डूमान और सॉन्ग एक कपल बन चुके हैं। लेकिन ये बात जियांग और चैन के अलावा अभी किसी को नहीं पता है। वो लोग अब यही सब बातें कर रहे थे कि तभी लीटियन कैफे की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर आता है। ये वही बुक्स थी जो कि शी और सॉन्ग ने स्कूल की बुक क्रॉसिंग इवेंट में दी थी और बाद में उन लोगों ने ये बुक इस कैफे में डोनेट कर दी थी। उस बुक में अभी भी उनका लिखा हुआ मैसेज था, जिन्हें देखकर उन्हें स्कूल की याद आ जाती है और बहुत सारी पुरानी और फनी बातें उनके बीच निकलने लग जाती हैं। इस दौरान सॉन्ग शी को बता देते हैं कि उसे बुक में वो मैसेज लिखने के लिए जियांग ने बोला था, क्योंकि वो उस टाइम पर उसे पसंद करता था। लेकिन इन बातों को लेकर कोई भी किसी से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि वो तभी बच्चे थे। फिर सभी स्कूल के लास्ट डे याद करते हैं जब उनके क्लास टीचर ने उन्हें लाइफ को खोलकर जीने को कहा था और अपनी रैंकिंग को लेकर डिमोटिवेट होने से मना किया था, क्योंकि एक अच्छा इंसान रैंकिंग से नहीं उसके बिहेवियर से बनता है। पर क्या उन लोगों ने जो सोचा था वो उन्होंने लाइफ में हासिल किया है? उन सब के लिए प्रेजेंट टाइम तो परफेक्ट था, पर सभी कंफ्यूज थे कि क्या उन लोगों ने जो प्लान किया था वही उन लोगों को मिला है। सभी को कंफ्यूज देखकर जियांग उन्हें अगले दिन अपने घर बुलाता है, उन्हें कुछ दिखाने के लिए। सभी इस बात पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन ये सभी लोग फिर जियांग के घर पर आते हैं। जियांग उन्हें एक एक करके उनके स्कूल की वीडियो दिखाता है जो कि उसने स्कूल के टाइम पर शूट की थी। पहली वीडियो आती है लीटियन की। स्कूल वाला लीटियन प्रेजेंट टाइम की लीटियन से पूछ रहा था कि क्या उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और क्या वो इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री लेकर प्रोफेसर बना। अगर वो ये सब अचीव नहीं कर पाया तो वो खुद को ब्लेम ना करे, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की है। रिजल्ट चाहे जो भी हो वो खुश रहेगा। अब प्रेजेंट का लीटियन बोलता है कि वो इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर तो नहीं बन पाया, लेकिन वो आज जो भी है वो उससे खुश है। वो अपने फादर के साथ एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है, अपने पेरेंट्स के साथ एक ही घर में रहता है, यहाँ तक कि उसे अपना प्यार भी मिल चुका है। फिर सेकंड वीडियो आती है शी की। स्कूल वाली शी प्रेजेंट टाइम की शी से पूछ रही थी कि क्या वो अपनी मॉम को प्राउड फील करवा पाई, क्या वो उनकी तरह बन पाई। अगर वो उन्हें खुश नहीं भी करा पाई तो ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी लाइफ खुद बनानी है। प्रेजेंट टाइम की शी बोलती है कि पता नहीं उसकी मॉम उसे लेकर प्राउड फील करती भी या फिर नहीं, पर उसने जो अपनी मॉम की बात मानकर अब्रॉड से लिटरेचर किया है वो उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। फ्यूचर में वो एक सक्सेसफुल राइटर भी बन जाएगी, इसीलिए उसने तो लाइफ जीत ली है। थर्ड वीडियो आती है अब डूमान की। स्कूल वाली डूमान प्रेजेंट टाइम की डूमान से पूछ रही थी कि क्या उसका कोई दोस्त बना। अगर नहीं भी बना तो वो सैड ना हो, क्योंकि उसे अपनी लाइफ का गोल अकेले अचीव करना है। प्रेजेंट टाइम की डूमान बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कोई दोस्त बनेगा, क्योंकि वो खुद ही दोस्ती नहीं करना चाहती थी। पर किसे पता था कि उसके स्कूल के क्लासमेट्स स्पेशली चैन ऐसी होगी जो कि दोस्ती किए बिना उसे छोड़ेगी नहीं। आज उन्हीं की वजह से वो लोनली नहीं फील करती है। आज उसकी लाइफ ट्रू फ्रेंड से भरी हुई है, इसीलिए उसने भी लाइफ को जीत लिया है। फिर सिंजी की वीडियो आती है जहाँ पर वो पूछ रही होती है कि क्या उसे उसका प्रिंस मिला, क्या वो हैंडसम है।
अगर वो उसे रिलेशनशिप में परेशान करे, हर्ट करे, तो उसे अपने लिए स्टैंड लेना है और उसे रिलेशनशिप से बाहर आना है। उसके लिए उसकी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रेजेंट की सिंजी अब बोलती हैं कि उसे अपना प्रिंस बहुत बार मिल चुका है, लेकिन सबने उसे हर्ट किया और ब्रेकअप कर लिया, पर वो अब समझ चुकी है। इसीलिए वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही है और अपने प्रिंस का वेट कर रही है। उसे आना होगा तो वो खुद ही उसके पास आएगा। अभी तो वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट करियर वुमेन है, इसीलिए उसने भी लाइफ को जीत लिया है। फिर सॉन्ग की वीडियो आती है जहाँ पर वो प्रेजेंट टाइम वाले सॉन्ग से बोल रहा होता है कि क्या उसने अपना सपना पूरा किया। वो ज़्यादा टेंशन ना ले, वो एक टॉप स्टूडेंट है तो वो कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। प्रेजेंट टाइम का सॉन्ग बोलता है कि हाँ, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है, मैं एक सर्जन बन चुका हूँ, लेकिन काश मैं पास्ट में जाकर तुमसे मिल पाता, तब मैं अपने यंग सेल्फ को समझाता कि टॉप बनने के चक्कर में अपनी लाइफ को एंजॉय करना मत भूलो। फिर भी मैंने अपना सपना पूरा तो कर लिया है, इसीलिए मैंने तो अपनी लाइफ जीत ली है। इसके बाद चैन की वीडियो आती है जहाँ पर वो पूछ रही होती है कि क्या तुमने अपना सपना ढूंढ लिया, क्या तुमने डिसाइड किया कि तुमको फ्यूचर में क्या बनना है, क्योंकि उसके सभी दोस्तों में से वही अकेली रह चुकी है जिसे अभी तक अपनी फ्यूचर गोल को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है। फिर भी तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ ऐसा करना जिसे करने से तुम्हें खुशी मिले। प्रेजेंट में अब चैन बोलती हैं कि उसने अपना सपना ढूंढ लिया है, वो अब एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बन चुकी है। उसे अपना सपना ढूंढने में देर तो हुई, लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करके अपनी लाइफ जीत ली है। सभी अपने यंगर सेल्फ को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये जियांग का आइडिया था कि वो उन्हें ये वीडियो दिखाकर समझा पाए कि उन लोगों ने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है उससे वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसे लेकर कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैटर करती है वो है उनकी खुशी, उनकी दोस्ती, अपनों का साथ जो कि उन सभी के पास है। तो इससे ज़्यादा उन्हें और लाइफ में क्या ही चाहिए। देखते ही देखते अब वो सभी लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं, उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन लाइफ के जिस पॉइंट पर भी वो रहे उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। उसके बाद हम जियांग और चैन को देखते हैं। चैन उसके बेड पर सो रही होती है और जियांग अपनी कंप्यूटर पर पुरानी वीडियो देख रहा था। फिर जब उनके पेरेंट्स उन्हें बुलाते हैं तब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद हम जियांग की वीडियो देखते हैं। स्कूल वाला जियांग प्रेजेंट टाइम के जियांग को 17 सितंबर 2008 3 PM के दिन बोलता है कि उसके दो स्पेशल दोस्त सॉन्ग और चैन के साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी खुश रहे। सभी अपनी लाइफ को लेकर कभी भी डिमोटिवेट ना हो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो और प्रेजेंट को खुलकर जियो। और हाँ, उसे फुटबॉलर ज़रूर बनना है, लेकिन वो अगर किसी कारण से नहीं बन पाया तो वो लाइफ से हार नहीं मानेगा, क्योंकि फुटबॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी उसकी लाइफ में उसके दोस्त और उसकी फैमिली है जिनके लिए उसे खुश रहना है। यहाँ पर प्रेजेंट वाले जियांग ने भले ही कुछ ना बोला हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसने भी लाइफ को जीत लिया है, क्योंकि उसके पास उसके चाइल्डहुड का प्यार चैन है, उसकी मॉम है और उसके फादर की सबसे खूबसूरत यादें हैं। साथ ही उन सभी के घर से उनकी मेमोरीज कभी भी नहीं मिटाई जा सकती। वो यादें उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। बस इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।